जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वो वैस सलीम और आज बड़े अरसे के बाद मेरे दोस्त रियाजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब खुद इस वक्त एक तरह से छुट्टी पे हैं। कुछ एकेडमिक्स के मामलात इनके चल रहे हैं। ये एक फेलोशिप पे हैं अमेरिका में, बड़ी प्रेस्टिजियस फेलोशिप है। तकरीबन ये उसके अख्ताम पर पहुंच गए हैं। उसकी इनको मुबारकबाद भी देते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि सहाफ़ी जो है वो दुनिया में कहीं भी हो और उस तरह से एक्टिव ना भी हो तो वो ऐसे लगता है जैसे मछली पानी से बाहर होती है और तड़पती रहती है और पानी को ढूंढती रहती है। तो ये भी मैंने देखा है सोशल मीडिया पर कि ये इस दौरान में भी खबरों से जुड़े रहे हैं और ये हो नहीं सकता कि आपके सोर्सेज जो हैं वो आपके साथ उनका राब्ता ना हो। तो आज की नशिस्त में हम ये कोशिश करेंगे कि इस अरसे में जितने महीने ये पाकिस्तान से बाहर रहे हैं और पाकिस्तान में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स होती रही हैं, उसको ये कैसे देख रहे हैं। तो रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब बहुत शुक्रिया। जब हमने आखिरी दफा गुफ्तगू की थी तो वो एक बड़ी तवील जो है हमारी नशिस्त थी, जिसमें आपने बड़ी डिटेल से बताया था कि ये जो अलकादिर ट्रस्ट केस है ये क्या है और इसमें क्या डायनामिक्स हैं, इमरान खान साहब पर क्या इल्जामात हैं, इसमें शरीफ फैमिली का क्या किरदार है, मलिक रियाज कहाँ पे आते हैं पिक्चर में। उससे हमारे देखने वालों को बड़ी, मेरा ख्याल है कि क्लैरिटी मिली थी। आजकल एक सवाल जो बार बार उठाया जाता है पिछले तकरीबन एक साल में कि जी इमरान खान साहब को इतने सारे मुकदमात में सजा हो गई, उस केस में क्यों नहीं सजा हो सकी, क्योंकि उनके मुखालिफिन के बकौल उस केस में बड़ी जान है और उसके बाद तो फिर इमरान खान साहब का बाहर आना मुमकिन नहीं होगा। तो आपके ख्याल में उस तरफ अभी तक बात क्यों नहीं गई? बहुत शुक्रिया वैसा। अगेन ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और ये सवाल आप अगेन बड़ी हम थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, तफसील भी इसी थोड़ी बता दूं ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ये मामला जाहिर है क्या था। और कुछ बैकग्राउंड तो हमने ज़ाहिर है दे दिया था और अब तक तो बहुत सी चीजें जो है वो पब्लिक के सामने आ भी चुकी हैं। ये मामला जो है इसमें जो 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 बुनियादी जो मसला है जहां से घेरा जा सकता है। और अगेन मैं फेक अकाउंट्स जो केस था या जाली अकाउंट्स केस कहा जाता है मशहूर जमाना, जिसमें डीजीएफआई बशीर मेमन साहब ने उस केस को लिया और बहुत से मामलात में उसमें बल्कि तकरीबन उसमें 15 से 20 रिकवरी भी हो चुकी थी और बहुत सी कंपनियां उसमें जो शामिल थी, उसके डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स और बड़े बड़े लोग वादा माफ गवाह बन गए थे और उन्होंने पैसे भी दे दिए थे। लेकिन सबसे बड़ा जो जो नुक्ता था वो तमाम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए वो ये था कि इस नुक्ते को जरदारी साहब के साथ कैसे जोड़ा जाए। और कहीं पे कोई कड़ी नहीं मिल रही थी कि उसको जरदारी साहब से जोड़ा जाए, कि बरह रास्त वो इसमें मुलविस रहे हैं। मेरी अपनी जर्नलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग और सेंस ये है, और बहुत से लोग जो इन्वेस्टिगेटर्स भी थे उनका भी ये मानना था, ये इतना बड़ा फेक अकाउंट्स का जो नेटवर्क था, इतना जो इतना इतने मैनिपुलेटेड और इतने कोर्सिव अंदाज में ये चल रहा था और इतना ये इंटेंगल्ड था और ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा था, तो ये बगैर किसी जाहिर है गवर्नमेंट की सपोर्ट के और उसके तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन और कुछ लोगों का ये कहना था कि जरदारी साहब बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इन्वॉल्व है लेकिन उसकी कड़ी कैसे जोड़ी जाए, ये बड़ा चैलेंज था। और आखिर तक ये जो है वो कोशिश ये मेरा हो नहीं ख्याल है सकी कि कि ये। तमाम जो व्हाइट कॉलर क्राइम दुनिया में कहीं भी होते हैं उनमें सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि उसको साबित ऐसा ही करना होता मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे तो रिकवरी भी हो चुकी, पैसे भी आ चुके, लेकिन मसला ये था कि दरमियान में 4-5 मीडिएटर्स इन्वॉल्व थे, जो आप कहें कि फ्रंट मैन के तौर पे थे या इस तरह के लोग थे वो इन्वॉल्व थे। तो नौकरियों से लेकर जो जितने मामला थे, ठेके थे, वो सिंध में सारा कुछ था, उसमें ये कंपनियां इन्वॉल्व थी और फेक जो है पैसे तरीके से जाली अकाउंट्स के जरिए आगे पीछे जाते थे। और इसमें हमने देखा कि तोशाखाना में जो गाड़ी जो ली गई, उसमें से जो मियां साहब ने जो गाड़ी ली थी, जो दायरा केस अब क्लीन चिट मिल गई है उसमें, तो जो पैसों की अदायगी थी वो भी अगेन फेक अकाउंट से हुई थी। लेकिन जाहिर है उनके अच्छे दिन चल रहे हैं तो वो चीज दाएं बाएं हो गई। अब मामला है इमरान खान की तरफ आते हैं। आपने कहा कि इमरान खान वाला मामला जो है वो तगड़ा है या नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा वीक इसलिए है यहाँ पे कि यहाँ पे पैसे का जो लेन देन है वो उसमें सिर्फ मलिक रियाज की हद तक पैसे का कनेक्शन मिलता है। यानी जो बुशरा बीबी थी वो हेल्प बेंट थी कि किसी तरीके से एक रूहानियत का कोई मरकज बनाया जाए मॉडर्न एजुकेशन के हवाले से। तो उनका था कि कोई मतलब अलकादिर ट्रस्ट के नाम से अलकादिर ट्रस्ट बनाया गया, फिर अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब उन्होंने ये तो बना लिया, अब उनको फाइनेंसियर चाहिए थे कि थोड़ा सा उनको कंस्ट्रक्शन हो और उनका थोड़े से जो मामलात हैं वो चल पड़े आगे, क्योंकि जाहिर है आपको पैसा भी चाहिए होता है, आपको इन्वेस्टर चाहिए होता है।
तो उन्होंने मलिक रियाज साहब से बात की, और फिर मलिक रियाज साहब ने ज़ाहिर है थोड़ा सा अपना भी जिक्र किया कि जनाब मेरे भी जनाब दो चार पैसे उधर फंसे हुए हैं, तो आप ऐसा करते हैं मेरा वो एहसान जो है आप कर दें, मैं आप पे ये एहसान कर दूंगा। अब मलिक रियाज सब दुनिया जानती है कि बहरिया टाउन उन्होंने पूरी मुल्क में उन्होंने जो जाल बनाया बनाया हुआ है, इलीगल लीगल एक अलग बहस है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें इमरान खान खुद एक मीटिंग कैबिनेट मीटिंग में ये कहने पर मजबूर हुए, और उनका कहना था कि आप मलिक रियाज की मुखालफत करते हैं जी, लैंड ग्रैबर है, ये है वो है, वो ठीक है वो होगा, लेकिन देखिए पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा और आपको नजर आता है जो इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने कम वक्त में और बेहतरीन अंदाज में बनाने वाला जो एमआर इसके कंपनियां हैं इसके बाहर बारे में ममालिक में, इसके मिडिल बारे ईस्ट में मैं वगैरह। ये कहता हूं कि मलिक रियाज की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के सिस्टम को पूरी तरह समझा है और उसको इस तरह से एक्सप्लॉइट किया है कि नुक्ता कमाल तक पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने नुक्ते कमाल को पहुंचाया, और कोई जज कोई जर्नैल नीचे से ऊपर तक जितने सहाफी मुतल्लिका गैर हमारे हमारे सिस्टम में, अब आपने अगर हमारे सिस्टम में सर्वाइव करना है तो आपने सारा कुछ हैक करके अपने लिए मैनिपुलेट करना होता है। हम्म। तो आपकी वाली बात बिल्कुल मलिक रियाज साहब ने वही किया, उन्होंने सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर और माउस या जो चाहिए चीजें चाहिए होती थी वो सब उन्होंने अपनी जेब में डाल लिया, और जाहिर है पैसे के जोर पे उन्होंने कर लिया, तो वो उनके लिए हमारे मुल्क में बदकिस्मती से आप पैसा लगाएं और आपके लिए वो तो जाहिर है हम अमेरिका में देखते हैं तो वहां में भी चीजें होती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बदकिस्मती से पता नहीं रोमन एम्पायर वाला जमाना चल रहा है, कि हम अभी तक 10वीं और 12वीं सदी में रह रहे हैं, कि हम उस तरह के शायद उस जमाने में भी उतना नहीं था। तो बहरहाल बात नुक्ते उस नुक्ते की तरफ आते हैं। तो फिर जब ये बात चली तो शहजाद अकबर साहब के इल्म में भी ये बात लाई गई कि जिस तरह का मामला है, इस दौरान एनसीए वाला मामला हुआ, और एनसीए ने कहा कि जनाब ये मामला है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने इंटीमेट किया, और अगेन तो बड़ी सफाई से ये गेम इस तरह खेली गई कि जो सारे पैसे थे वो आए, और वो मलिक रियाज के जो अदायगी सुप्रीम कोर्ट में होनी थी उस अकाउंट में वो पैसे एक किस्म के 450 अरब रुपए जो आने थे वो उस अकाउंट में आ गए कि जनाब यहाँ से, तो एक किस्म की जो अदायगी होनी थी 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तानी हुकूमत को, वो मलिक रियाज के अकाउंट में चले गए। अब अगेन जो नुक्ते सामने आ रहे हैं जिसको जाहिर है शहजाद अकबर साहब ने भी बड़ा खुल के और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मैंने जो कैबिनेट के देखे हैं, तो उनका कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान के तो ये पैसे थे ही नहीं, ये तो थे मलिक रियाज के, लेकिन वाया पाकिस्तानी गवर्नमेंट आ रहे थे बिकॉज जाहिर है कि अमाउंट थी, और तो वो अगेन इसमें वो मुख्तलिफ गलत बयानियां भी होती हैं, बहुत सी चीजें तो छुपाई जा रही है। 6-7 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है जिसको पीडीएम की गवर्नमेंट ने पहले भी और अब भी डिक्लासिफाई नहीं किया। वो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सारी चीजें खुल के बयान कर सकता है, लेकिन हुकूमत वक्त जो भी होगी वो पाबंद है, और वो देख चुकी है, शहबाज शरीफ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ चुके हैं, और इसके और दूसरे जो 3-4 सेनेटर्स हैं वो ये डॉक्यूमेंट देख चुके हैं कि एनसीए के साथ वायलेशन हो जाएगी अगर हम वो डॉक्यूमेंट खोलते हैं। तो एज पर वो एग्रीमेंट जब तक अगर उसकी वायलेशन नहीं करते तो वो चीज एक किस्म का खुल के सामने नहीं आ सकती। तो क्या है कि अब तक जो है इस मामले को अगर वो अदालत लेके जाते हैं इमरान खान को सजा देने के लिए, उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना पड़ेगा। अगर आप उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करेंगे तो उसकी वायलेशन होगी, तो बरतानिया के साथ सरकारी सतह पे आप लड़ाई लड़ने पे आ जाएंगे जो हमारी हुकूमत जो है वो मोल नहीं ले सकती। लिहाजा इस केस को भी यही समझा जाए कि ये जो है ना वो फाइल की नजर हो जाएगा, और फिलहाल कम से कम मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखें कि निकाह से लेकर साइफर और कौन कौन से केसेस जिनके खिलाफ किए गए उनमें को बहुत ज्यादा उस तरह का वो नजर नहीं आया। और अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट हमने देख ली कि 2-3 हियरिंग्स में उन्होंने जो है ना उठा के बाहर फेंका, बल्कि इत्तेफाक से देखें कि आमिर फारूक साहब 2-3 हियरिंग्स हमने आप जो पिछली देखी साइफर में, उन्होंने खुल के कहा कि जनाब आपने 9-10 लोगों को साइफर भेजा, इमरान खान ने वापस नहीं किया, बाकियों ने भी 4-5 ने वापस नहीं किया, आपने इमरान पे केस कर दिया, बाकियों पे आप खामोश रहे। तो अगर उनकी तरफ से इस तरह की अगर वो आ रही है, आप अंदाजा लगाएं अपडेट्स और ऑब्जर्वेशन आ रही है, तो ये किस कितना ज्यादा वीक है। तो बजायर साइफर तो है ही है, लेकिन मुझे भी कम से कम इस केस में भी जान नजर नहीं आ रही जो ये अलकादिर ट्रस्ट वाला केस है। तो बजायर अगेन शायद अगर ये कुछ ज्यादा आखिरी जुमला, अगर थोड़ा सा ये चीजों को ऑर्गेनिकली चले देते और 24 घंटे और 23-19 घंटे तक केसेस को ना चलाते तो शायद चीजें बेहतर हो सकती थी, लेकिन इतनी जल्दबाजी में की गई जो उन्होंने बुलडोज किया चीजों को, कि जो असल फाइल का पेट उन्होंने भरा है वो इस अंदाज में भरा है कि आम वकील भी जब वो फाइल पढ़ता है तो वो आस पड़ता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा नालायकी जो है ना इसमें अपनाई गई है। अब वो जल्दबाज से उनका था कि इमरान खान को हम इलेक्शन से पहले इररिलेवेंट कर देंगे तो लोग वोट नहीं डालेंगे, वो तो उल्टा ही हो गया।
तो हुँ। फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि इवन अल कादिर भी आगे जाए। बिल्कुल सही। लेकिन जिन केसेस में उनको सज़ा हो चुकी है और जिस तरह से आपने खुद ही इशारा किया कि जिस तरीके से सज़ा दी गई है, उसका ताल्लुक डायरेक्टली जुड़ता है ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा था और एकदम एक बड़ा तूफ़ान आया, उसपे जो है वो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने सुओ मोटो भी लिया और ख़्याल था कि इसके बाद शायद कोई बड़ा ऐसा धांसू किस्म का फ़ैसला आएगा, कहीं कोई हेड्स रोल होंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने दिन गुज़र गए हैं, वो भी मामला शायद बैकग्राउंड में ही चला गया है, कहीं कोई उसका फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, जो ख़्याल था कि शायद इमरान खान साहब को इसका कोई फ़ायदा हो सके। 6 जजेस वाला मामला जो है, अगेन इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व बड़ी हद तक हो गई हैं। और एजेंसीज अब दो सतह पे इन्वॉल्व है। एक सतह ये है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, उनको इनडायरेक्टली कई जगह से पैगाम भिजवाया गया है कि आइंदा के बाद इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी। ज़ाहिर है ये चीज़ पब्लिक नहीं हुई और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारा मीडिया तो ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें उस तरह रिपोर्ट भी नहीं कर पा रहा, लेकिन इनडायरेक्टली उनको कन्वे किया गया है कि आइंदा के बाद आपको कोई भी बकर ज़ैद नामी शख्स आपके पास आता है, आपको कोई चीज़ बताता है किसी भी हवाले से, तो आपने जो है रजिस्ट्रार को बताना है। रजिस्ट्रार हमारे जो भी मुतल्लिका शख्स होंगे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को बताएंगे और वो रजिस्ट्रार जो है वो हमें हमारे जो मालूमात है वो हम तक पहुंचाएंगे और हम एक्शन लेंगे। अगेन ये खैर बड़ी मजे का खेल सी बात है, सिर्फ जो है उनको वो उनके उसको गुस्से को और उनको वो काबू करने के लिए है। लेकिन इसके साथ साथ जो जो बदकिस्मती से जो चीज हो रही है वो किरदार खुशी वाला मामला है। आपने देखा, मैं उन साफियों के नाम नहीं लूंगा, हमारे नामी गिरामी हम आपसे हाई कोर्ट्स वगैरह में और सुप्रीम कोर्ट में और आगे पीछे मिलते भी हैं, और उन्होंने बाकायदा किरदार खुशी की और कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव लॉयर्स फोरम के नाम से 2-3 फोरम थे, उनसे ट्वीट भी करवाए गए बाबर सत्तार के नाम से। वो कहा गया, उन्होंने हमने देखा बयान भी आ गया बड़ी तफसील से, वन पेजर जो उन्होंने डिटेल जवाब दिया है, उसमें उन्होंने सारी चीजें खोल के लिख दी है कि उनका मुल्क से बाहर क्या है क्या नहीं है। 2004 में उनको नेशनलिटी मिली थी, डायरेक्ट लॉ फर्म के साथ वो काम करते थे उसकी वजह से, और वो सारा मामला था। तो अगेन लेकिन जो सबसे बदकिस्मती की बात है, आमिर फारूक साहब यहाँ पे मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन तक ये मामला, ये खत तो पहली बार आया है और ये खत बाकायदा तौर पे फिर ज़ाहिर लीक भी किया गया। उसकी वजह ये थी कि कई दफा 2-3 मीटिंग्स में बाकायदा तौर पे कन्वे किया गया आमिर फारूक साहब को कि ये मामलात है। और एक जो वाकये का जिक्र है वो मुझे 4 महीने पहले एक साहब ने बताया था कि जनाब इसी तरह एक जज साहब के रिश्तेदार को अगवा किया गया और उनको क्वेटा से उठाया गया और उनको टॉर्चर किया गया। और जज साहब को बताया गया कि जज साहब आप अगर ये जो एक्स और वाई जो फैसले आप इमरान खान के केस सुन रहे हैं, इसमें अगर ये फैसला ना आया तो ये मजीद मामलात होंगे। और इत्तेफाक देखें कि जज साहब ने कहा कि आपने जो करना कर लें, मैंने जो है ना फैसला मेरिट के मुताबिक देना है, मैं वो गलत बयानी जो है वो नहीं कर सकता अपनी ऑब्जर्वेशन में और अपना जो मैं ऑर्डर जारी करूंगा। तो इसका तो मुझे 4 महीने पहले पता था और लेटर तो ज़ाहिर है अभी कुछ उससे पहले जारी हुआ है। आमिर फारूक साहब को ये तमाम बातें बार बार बताई गई उन जजेस साहिबान की तरफ से, और आमिर फारूक साहब ने एक मरतबा भी इनका अजाला नहीं किया, सिवाय इसके कि जी मैं बात करता हूँ, मैं ऊपर जाके बात करता हूँ, मैंने बात कर ली है, मैंने बात कर ली है। फिर ये हुआ कि तमाम जज साहिबान फाइज ईसा साहब से और बंदियाल साहब से भी मिले वहां पे, जब बंदियाल साहब जज थे। बंदियाल साहब से तमाम चीजों का जिक्र किया गया। अगेन बंदियाल साहब भी जेर ताब थे, तो उनके पास भी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं थी। प्यूरे जज या सीनियर जो जज थे उस वक्त फाइज ईसा साहब थे, तो फाइज ईसा साहब से भी तमाम जजेस जाके मिले थे, आमिर फारूक साहब के अलावा 5 जजेस जाके मिले थे। और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारे साथ ये मामला हो रहे हैं, हमें फैसले नहीं करने दिए जा रहे, और इस तरह घुटन का सा माहौल है, हमें जो है स्पाई किया जा रहा है, इसका आप कुछ करें। जाहिर है उन्होंने कहा जी मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ, लेकिन क्या पता था कि फाइज से सब खुद ही जो है दरपर्दा जो है बहुत से मामलात में शख्सियात के साथ उनके साथ मुलाकातें भी कर रहे हैं और चीजों को देख रहे हैं। तो इस वक्त बाज़ाहिर तो ये नजर आ रहा है कि खोटे लाइन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पूरी कोशिश ये कर रहे हैं इस मामले को जिंदा रखा जाए और हमने अपनी स्पेस जो है वो गेन करनी है। लेकिन उसके साथ साथ अतब बिन अल्लाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, और यहया अफरीदी साहब, खासतौर से अतुल्ला साहब, यहया अफरीदी साहब और मुनीब अख्तर साहब, जो खातून जज है, वो कोशिश ये कर रहे हैं कि रीअसर्ट करें, और बाकायदा तौर पे इन्होंने फाइज साहब को बाकायदा बावर कराया कि अगर ये स्पेस, हम आपकी मजबूरियां समझते हैं, लेकिन खुदारा आप मामले को इतना ज्यादा ना लिंगर ऑन करें कि कल को आप जजेस के लिए
एक आम और मामूली सा फैसला भी जो है उनकी मंजूरी के बगैर जो है वो देने की हिम्मत ना हो। तो बरए मेहरबानी आप हमारे लिए मामलात को पेचीदा ना करें, थोड़ा सा कुछ स्टैंड लें। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब हम जो है ना राय लेते हैं, हुकूमत से कहा, अटॉर्नी जनरल से कहा आप हमें जवाब दें। और लाहौर हाई कोर्ट का वो जो है वो कोर्ट हुई, सारा कुछ मामला तो बज़ाहिर मामला फीका पड़ने जा रहा है, लेकिन जजेस कोशिश ये कर रहे हैं, जो इस्लाम सुप्रीम कोर्ट के मैंने नाम लिए और हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं, पूरी ये कोशिश कर रहे हैं कि मामले को जिंदा रखा जाए। क्योंकि कोशिश ये की जा रही है इदारों की तरफ से कि 3-4 जो जजेस हैं कम से कम वो आगे ना आ सके एलिवेटेड जो है पोजीशन पे हम्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जिनमें को फोकस है। एक मोहसिन अख्तर कियानी ना आगे आ सके, क्योंकि नेक्स्ट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो होंगे, और वो उनके फैसले उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी सख्त जो है हमने देखी है। इसके अलावा बाबर सत्तार साहब का भी हो सकता है, बड़े सीनियर ज़रा उनके चांसेस हैं, उनको भी रोकने की कोशिश हो रही है। और इसी तरह मियां गुल औरंगजेब बड़े ब्लड किस्म के जज हैं, बड़े काबिल जज हैं और बड़े खानदान के बड़े जज हैं। मैंने उनकी कई जो हेयरिंग में उनको देखा है, बड़े दबंग किस्म के जज हैं और खुल के बोलते हैं और बड़े जीदार हैं। तो उनको भी जो है ना रोकने की कोशिश हो रही है। और दादा लगा जब आप 5-6 में से 3 को माइनस करेंगे, फिर किसी का आप किसी को ला रहे हैं, तो बड़ी अजीब कशमकश जारी है। अब देखते हैं, और हम देखते हैं आए रोज कोई ना कोई कैंपेन भी चलती है। अब देखते हैं ये कितने अरसे तक चलेगा। ओके। लेकिन मसला ये है ना, जैसे हमारे साफी दोस्त इतने अरसे से भुगत रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अनबायस्ड सियासत करना है वो बड़ा मुश्किल है। कि आप वो खबर जिसके खिलाफ जाएगी वो जो है अपने सोशल मीडिया टीमों को लगा देगा उसके खिलाफ। वैसे ही अब लगता है कि पाकिस्तान में मेरिट पर फैसले देना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये खुफिया जो प्रेशर्स हैं वो तो थे ही थे। एक जमाने में इमरान खान साहब इन जजों को जो है बुरा भला कहा करते थे, उनकी सोशल मीडिया टीमें दिन रात इनकी शान में कसीदे पढ़ा करती थी। आजकल वही काम मौजूदा हुकूमत ने जो है वो पकड़ लिया है। तो फैसला जो है वो मेरिट का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मेरे हक में गया तो ठीक है और खिलाफ गया तो गलत है। बहरहाल ये बड़ी बदकिस्मती है, और हमारे यहाँ तकरीबन तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो इसी का शिकार हैं, और एक वो अंधी नफरत और अंधी अकीदत में बटा हुआ मुआशरा है। तो मैं वापस जाता हूँ। जो आप शुरू में जिक्र कर रहे थे इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात का, और आप कह रहे थे कि ये जो फाइलें जो भी पढ़ता है वकील या कोई आम आदमी वो हंसता है कि किस किस्म के उसमें जो है वो दाव पेच खेले गए हैं। क्या इसके नतीजे में कहीं लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो सकती है? उनको बड़ी उम्मीद है कि अदालतों से उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब तकरीबन 9 महीने हो गए हैं उनको जेल के अंदर, अभी तक तो कोई ऐसी बात हो नहीं रही। दूसरा, उनकी पार्टी के लोग ये कहते रहते हैं कि जी हम तो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, कोई हमारे से बात नहीं करता। जो उनका सोशल मीडिया है या जो उनके हामी सहाफ़ी हैं वो ये खबरें मार्केट में छोड़ते रहते हैं कि जी इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, वो तो किसी की बात नहीं मान रहे। और मुझे याद आता है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनके हवाले से उनके हामी साफी भी ऐसी खबरें दिया करते थे। तो असल हकीकत है क्या? कोई इमरान खान साहब की सुनवाई कहीं हो रही है, नहीं हो रही? अब ऐसा ये वो सवाल है जिसपे पाकिस्तान में हर 24 घंटे में लाखों करोड़ों व्यूज यूट्यूब चैनल्स पे होते हैं, और थंबनेल्स आपने देखे होंगे कि जनाब इमरान खान रिहा हो गए और बरह रास्त मनाजिर हम्म। और ये हो गया और वो हो गया। अब देखें, अगर अगर मेरिट पे इन तमाम केसेस की हेयरिंग्स हो, तो इमरान खान की जमानत 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन तमाम केसेस में हो सकती है। ये मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग है, और तमाम दोस्त सहाफी इस जो जो लीगल अफेयर्स को देखते हैं उन सब का यही मानना है। अब आते हैं कि उनकी रिहाई मुमकिन है और या नहीं है, अगर है तो किस तरह मुमकिन है। देखिए, फिल वक्त जो है एक किस्म का डेडलॉक चल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश शुरू हुई है, क्योंकि अब तक इस किस्म की कोई बात नहीं है। क्योंकि इमरान खान ने 2-3-4 जगहों पे बड़ा खुल के कह दिया, और जिसके बाद जाहिर है कोई उम्मीद अगर थी तो वो तब तो होगी। उनका कहना था कि जनाब जो मैंडेट चोरी किया गया है 8 फरवरी का जो मैंडेट था हमारा, वो 9 फरवरी को किसी और को दे दिया गया, तो जब तक हमें वो नहीं मिलता तो हम जो है वो बैक ऑफ नहीं करेंगे। मेरी और दूसरा रीडिंग जो है वैसे वो उस ये स्टेटमेंट की ये है, जब उन्होंने रिसेंटली नाम लिया है, कि उन्होंने फ्रस्ट्रेट होके और इस बात से मायूस होके कि हमारे को मुज़ाकरात हो सकते हैं, उसके बाद उन्होंने दोबारा ये हार्ड स्टांस पब्लिकली लिया। मुझे मुझे ये लगता है कि उसमें 2-4 बातें हैं। कुछ थोड़ी मालूमात है और कुछ ज़ाहिर है मेरा तज्जिया है अब तक का, जो हम 13-14 साल सहाफ़त हमने की है। उसमें ये है कि आप देखिए इमरान खान के उस बयान को,
तो इमरान खान उसमें आर्मी चीफ का नाम ले रहे हैं और उसके साथ ये कहते हैं कि मेरा फौज से किसी किसी को उनका कोई मेरा वो लड़ाई नहीं है, मेरी उनके साथ किसी किस्म का कोई वो नहीं है। तो सिस्टम के अंदर से जो लोग हैं, बाकायदा तौर पे उनका ये कहना है कि आप ज़ाहिर है फौज का मोराल और हर हवाले से चीजें बड़ी डिस्टर्ब्ड हैं, तो हम आपके साथ हैं। लेकिन एक एक दो तीन लोग हैं जो आपके राह में रुकावट है बाहर आने में और आपको इक़्तिदार मिलने में। लिहाजा आप ऐसा करें कि आप पूरी फौज को जो है ना वो ना करें, आप उस शख्स का नाम लें आपको अगर कोई मसला है। तो इमरान खान, अब एक जेल में एक बंदा मौजूद हो, वो हर कोशिश ये कर रहा होता है किसी तरीके से यार कोई दाव पेच निकले कि मैं यहाँ से निकलूं। और स्पेशली सियासतदान तो हमारे नोन है इस बात के लिए, हमारी रिसेंट और जो हमारी लॉन्ग हिस्ट्री है उसमें यही होता है। लेकिन इमरान खान बाकायदा तौर पर नाम लेते हैं आसिम मुनीर का और ये कहते हैं कि जनाब मैं मरते दम तक उसका 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 पीछा नहीं छोड़ूंगा। और अगर बुशरा बीवी को कुछ हुआ और वो जिम्मेदार होंगे, तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने साइड लाइन किया एक बंदे को। और जाहिर है उसके साथ चार पांच छह लोग हैं, कमांडर्स और बाकी जो एजेंसी है, डीजीआई वगैरह सारे कोच और बाकी जो फौज है उसको उसने अलहदा कर दिया है। तो स्मार्टली मूव करने की लेकिन कोशिश फौज ये की कि अलहदा तमाम समझती जो नहीं है ना बाकी उसको। लोग। फौज तो यही समझती है कि अगर वो एक का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इंस्टीट्यूशनल मामला है। लेकिन लेकिन मैं आपको अगेन यहाँ पे मैं मालूमात की बिना पर आपको ये बता रहा हूँ कि फौज के अंदर ऑल इज नॉट वेल। हम्म, इस हवाले से अगेन ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है कि इस पे हम कम ही बोले तो बेहतर है। हम्म। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि आर्मी चीफ इज द गॉड ऑफ आर्मी पाकिस्तान में। तो जाहिर है जो वो फैसले करता है तो उसी को माना जाता है, सारा कुछ वही होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम जेहन में रखें कि कई जनरलों ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कोर कमांडर मीटिंग्स में और मुख्तलिफ जो होती है आर्मी चीफ के साथ बाकायदा तौर पे कन्वे किया गया कि मामलात को अगर हम थोड़ा सा डाइट डाउन कर लें, थोड़ा मामलात को ठंडा कर लें तो बेहतर होगा। और ठंडे का मतलब ये नहीं है कि हम आप इमरान खान को वापस लें और इमरान खान वजीर आजम बन जाए। लेकिन एटलीस्ट जो इस वक्त आग वो ये इमरान खान आते हैं, एजिटेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, सारा कुछ करें, आप गवर्नमेंट अपना काम करें, सारा कुछ करें, वो चलता रहे सिलसिला। हम्म। लेकिन इस वक्त जो है फिल वक्त क्यादत जो है इस मूड में नहीं है। उनका ये कहना है कि हमारी जो इतनी सालों की मेहनत है वो जाया हो जाएगी, दो ढाई साल। जो जाहिर इससे पहले एक जनरल थे वो भी कहते थे हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। शौकत अली सिद्दीकी साहब को उन्होंने कहा था कि अगर आप इनको सजाएं नहीं देते तो हमारी 2 साल की मेहनत, जनरल फैज ने ये कहा था। तो अब इनका ये ख्याल है कि हमारी कई सालों की जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी। अब इमरान खान बाहर आते हैं तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हम देख रहे हैं कि डार साहब का डेप्टी पीएम बनना इस सारी कशमकश का जो है वो एक शाखसाना है कि जहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब ये फील कर रहे हैं कि वो बिल्कुल तने तनहा हो चुके हैं, साइडलाइन हो चुके हैं। उनसे मुराद ये है कि जो नवाज शरीफ वाला जो ग्रुप है, जो शहबाज शरीफ वाला ग्रुप है, वो इक़्तिदार में है, वो पावर में है और वो फैसले भी सारे कुछ हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मियां साहब की ना कुछ सुनी जा रही है ना कुछ हो रही है। लिहाजा जबरदस्ती इन्होंने अपना समधी तो लगा दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब ये देखना होगा कि फैसला साजी में ये कितना आगे जाते हैं और औरंगजेब साहब को काम करने देते हैं या नहीं देते। अब जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं तो औरंगजेब साहब के कामों पे आप समझे कि अगर 40% तक पहले इन पे ये टिंकरिंग करते थे, अब 60% इम्कान है कि ये टिंकरिंग करेंगे। अब देखना ये है कि आर्मी चीफ इसमें कब तक जो है वो इंटरवेंशन करते हैं। एसआईएफसी बन गई है, औरंगजेब साहब बाकायदा चीजों को देख रहे हैं और आर्मी चीफ भी उसमें शामिल होते हैं। तो इसहाक डार साहब किस हद तक उसमें शामिल होते हैं। तो ये टसल जो है अंदर से सियासी तौर पे भी चल रही है। और बात मैं सिर्फ लेके जाऊंगा कि जो आर्मी के लेवल पे बजाहिर तो एक अम्ब्रेला है, लेकिन अंदर से बहुत से लोगों का और एक जो मंगला के कोर कमांडर थे उनका जाना अनसेरेमोनियसली, वो बहुत जो है पॉजिटिव साइन नहीं समझा जा रहा फौज में। काफी और काफी ये ख्याल समझा जा रहा दराइयां हुई हैं उसके हवाले से। उसके हवाले से बदकिस्मती ये है कि कहा यह जा रहा है कि उनको अगेन मैं अब और कैमरा कह ही देता हूँ, उनको जो है वो सिर्फ दबाव में लाने के लिए कहा गया कि आप इस्तीफा दे दें, आप इस तरह के बयान दे रहे हैं, सारा कुछ हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद उन्होंने घर जाकर रेजिग्नेशन भेज दिया। बड़ी हलचल मच गई। तमाम एक पूरा ग्रुप है कोर कमांडर्स का, उन्होंने टॉप लीडरशिप से रब्ता किया। टॉप लीडरशिप ने अब कहा कि जी मेरा तो कहने का मकसद था कि जनाब ये थोड़ा सा जो है ना अगेन वहां पे बैकफुट पे मामला आए। उन्होंने किसी तरीके से इनडायरेक्टली पैगाम भिजवाया कि आप जो है ना ना करें, ये तो वैसे ही वो थोड़ा सा था, सर्दी गर्मी थी। उन्होंने कहा नहीं मैंने एक दिन भी इस क्यादत के नीचे मजीद काम नहीं करना। उसके बाद से थोड़ा सा मजीद जो है ना चीजें बॉयल अप हुई है और बड़ी अजीब किस्म की सिचुएशन उस लेवल पे है। हम्म। गवर्नेंस लेवल पे तो आपने देख लिया, मैंने आपको बताया कि ये जो डार वाला मामला है वो बहुत सिमरिंग है।
और ये मजीद आगे कशमकश इख्तियार करेगा, क्योंकि पार्टी के अंदर नवाज शरीफ के जो करीब जावेद लतीफ और इस तरह के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि आपने अगर अपनी टेरिटरी रिक्लेम ना की तो आपकी सियासत अगले 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान ना पंजाब के अंदर से खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान के अंदर से खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा डार साहब को लाया गया है कि थोड़ा सा चीजों को रिक्लेम किया जाए, लेकिन अगेन इट्स नॉट एन इजी वॉक, और ये वॉकिंग ऑन मसला तो एक्शल यही जिसे है ना अंग्रेजी। रियाज साहब के ये जब जिसको इमरान खान साहब रेजीम चेंज कहते हैं और उसके हवाले से उनकी अपनी साजिशी थ्योरियां हैं, लेकिन जब ये हुकूमत में आए हैं PDM-1 में, तब भी इनका ये बिल्कुल ख्याल था कि हम अब जो अपना ग्राउंड है वो रीगेन कर लेंगे, लेकिन पिछले 2 साल ने हमें ये बताया है कि ये वो लूज ही करते जा रहे हैं, उसकी वापसी मुमकिन नहीं हो रही। और उसमें सबसे बड़ा बिल्कुल मसला है इकोनॉमी का। इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर होते हुए जितना इकोनॉमी को ठीक कर सके थे उतना ही शायद या उससे ज्यादा कर पाए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के। मुझे तो इस हवाले से कोई खास उम्मीद नहीं है। तो टाइम भी हमारा तकरीबन खत्म हो रहा है। मुझे तो आज की गुफ्तगू से हमने हुकूमत के बारे में ही बात नहीं की। ये ठीक है कि हुकूमत के लिए भी अपने मसाइल हैं पार्टी के अंदर, फिर कोalition गवर्नमेंट है, पार्टियों के आपस के मसाइल हैं, इकोनॉमी का मसला है जो उनके हाथ नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ जो है, अगर उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को अंदर रख के और उन पर मुकदमात करके जो है वो ये ग्राउंड रीगेन किया जा सकता है, तो ये कभी जो है वो इस तरह सियासत किसी की खत्म हुई नहीं है। ये बात हम भुट्टो साहब से देख रहे हैं, फिर हमने 90 की दहाई में देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने जब किसी की सियासत खत्म करने की कोशिश की या एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार कोई सियासतदान बने और उनका ये ख्याल था कि वो उसका फायदा उठा सकते हैं, उसका कोई वक्ती फायदा तो हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई जमात इस तरह से कभी खत्म हुई नहीं है और उस खींचातानी का बहरहाल मुल्क को ही नुकसान हुआ है। आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं। रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी मामलात पर बड़ी खुल के गुफ्तगू की। ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी बातचीत आइंदा भी आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें मेरे मेहमान का। और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।